हेलो स्टूडेंट्स, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन। आज आपके साथ मैं अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि के बारे में चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि किसी भी कंपित या कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी भी कंपित या कंपायमान वस्तु से उत्पन्न होती है। तो क्या जितनी भी कंपन है उन सभी कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होती है? निश्चित रूप से सभी कंपन से, सभी प्रकार के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फिर यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब सभी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम उन ध्वनियों को क्यों नहीं सुन पाते हैं? बहुत सारी कंपन ऐसी है जिनमें उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम नहीं सुन पाते। ऐसा क्यों है? एक स्थिति के बारे में हम सोच सकते हैं कि जब मक्खी के पंखों में कंपन होती है, जब मक्खी के पंख में कंपन होती है तो उस कंपन की आवाज को हम सुनते हैं। भनभनाहट के रूप में मक्खियों के जो पंख होते हैं उनके कंपन से भनभनाहट के रूप में ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि को हम आराम से सुन सकते हैं। लेकिन यदि सभी कंपनों से ध्वनि निकलती है तो एक लोलक के बारे में यदि हम सोचें कि इस लोलक में यदि कंपन करा दिया जाए, इस लोलक को यदि आगे पीछे कंपन करा दिया जाए तो फिर इस कंपन से भी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। लोलक के कंपन से भी ध्वनि उत्पन्न होनी चाहिए। तो फिर इस ध्वनि को, लोलक से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को या लोलक के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन पाते हैं? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज हमें यह भी याद कर लेनी है कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है और कंपन से जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो एक चीज हमने पहले जाना था, आवृत्ति। कि आवृत्ति क्या है? तो इसके बारे में हमने जाना था कि प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाली कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। अब हमने कहा कि मक्खी के पंख में यदि कंपन होती है तो उस कंपन की ध्वनि को हम सुनते हैं, पर यदि लोलक में कंपन करा दिया जाए तो इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। ऐसा क्यों है? तो कोई भी ध्वनि यदि ऐसे कंपन से उत्पन्न हो रही है जिसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम है, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम है, तो उस तरह की ध्वनि को हम यानी हमारे कान, मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। ऐसे कंपन जिसकी आवृत्ति 20 कंपन प्रति सेकंड से कम हो, इस तरह की ध्वनि को या इस तरह के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते और इस तरह की ध्वनि को हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस तरह की ध्वनि को हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, वैसी ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तो फिर ऐसी ध्वनि को, मतलब ऐसी ध्वनि जिसको उत्पन्न करने वाले कंपन की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम है, वैसी ध्वनि को हमारे कान यानी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तो फिर इसे कौन सुन सकते हैं? तो कुछ जीव ऐसे हैं जो अवश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं, जैसे कबूतर। कबूतर एक ऐसा जीव है जो अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। इसके अलावा कटल मछली यह अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकती है। इसके अलावा और यदि हम बात करें तो हाथी भी अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। हाथी के बाद यदि हम बात करें राइनो या फिर हम हिप्पो की बात करें तो ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो अवश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। व्हेल भी एक ऐसा जीव है जो अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है।
यानी अश्रव्य ध्वनि के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी उसमें होने वाली जो कंपन है वह 20 कंपन प्रति सेकंड से कम हो, तब वैसी ध्वनि को हम अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अश्रव्य ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसी ध्वनियों को कुछ जीव जैसे कबूतर, कटल मछली, हाथी, राइनो, हिप्पो, व्हेल ऐसे कुछ जीव हैं जो अश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते। तो फिर मनुष्य के कान जिस ध्वनि को सुनते हैं उस ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो उस ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। मनुष्य के कान जिस ध्वनि को सुन सकते हैं उन ध्वनियों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। यानी 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड के बीच होती है। और इस तरह की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी ध्वनियों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। और यह जो रेंज है, यह जो परिसर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, यह मनुष्य के कान की श्रव्यता सीमा है। मनुष्य के कान की श्रव्यता सीमा है या मनुष्य के कान की श्रव्यता का परिसर है। मनुष्य के कान की श्रव्यता सीमा है या मनुष्य के कान की श्रव्यता का यह परिसर है या श्रव्यता का यह परास है। तो मनुष्य के कान जो है ऐसी ध्वनियों को सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो आवृत्ति है यह मनुष्य के कान की श्रव्यता सीमा है या मनुष्य की श्रव्यता का यह परिसर है। और इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली यदि कोई ध्वनि है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली यदि कोई ध्वनि है, तो उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? प्राश्रव्य ध्वनि। उस ध्वनि को हम कहेंगे प्राश्रव्य ध्वनि। मतलब इसकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करने वाली जो कंपन होती है उसकी आवृत्ति 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होती है। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक होती है। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक, 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक इसकी आवृत्ति होती है। और ऐसी ध्वनियों को भी मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। मतलब प्राश्रव्य ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने श्रव्य ध्वनि में बताया कि मनुष्य के कान ऐसी ध्वनियों को सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज यानी 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होते हैं श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति। और ऐसी ध्वनियों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। लेकिन हम यहाँ अगर ये बात करें कि ये जो मनुष्य की श्रव्यता सीमा है, ये जो श्रव्यता सीमा है यह व्यक्ति पर और व्यक्ति के उम्र पर भी निर्भर करता है। यह श्रव्यता सीमा व्यक्ति पर और व्यक्ति के उम्र पर, व्यक्ति पर और व्यक्ति के उम्र पर भी यह निर्भर करता है। व्यक्ति के उम्र पर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है? प्रत्येक व्यक्ति की श्रव्यता सीमा में अंतर होता है। यदि हम यह कह रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है और ऐसी ध्वनियों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं, तो सभी व्यक्ति के कान जो है वो एक जैसी आवृत्ति के लिए बराबर रूप से संवेदनशील नहीं होते हैं। सभी के कान की संवेदनशीलता जो है वो अलग अलग होती है। इसके अलावा व्यक्ति के उम्र पर भी यह निर्भर करता है। जब व्यक्ति एक शिशु के रूप में होता है, मतलब उसकी आयु जब 5 वर्ष से कम होती है, उस समय वह शिशु जो है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली भी ध्वनि को सुन सकता है। मतलब एक शिशु जो है वह प्राश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है यदि उसकी आयु 5 वर्ष से कम है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र अधिक होता है, वैसे वैसे उसकी श्रव्यता सीमा जो है घटती चली जाती है। उम्र के साथ साथ
अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों के प्रति मनुष्य के कान की संवेदनशीलता घटती चली जाती है और धीरे धीरे यह संवेदनशीलता जो है 20,000 हर्ट्ज से नीचे आ जाती है। तो इस तरह से प्राश्रव्य ध्वनि को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन यदि वही शिशु है 5 वर्ष से कम है तो वह प्राश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है। फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसकी श्रव्यता सीमा घटेगी। तो फिर प्राश्रव्य ध्वनियों को कौन सुन सकते हैं? जिस तरह से हमने देखा कि अश्रव्य ध्वनि को कबूतर, कटल मछली, हाथी, राइनो, हिप्पो और व्हेल सुन सकते हैं, उसी तरह से प्राश्रव्य ध्वनि को भी कुछ जानवर जो है वह सुन सकते हैं। जैसे हमने व्हेल के बारे में बात किया था कि व्हेल जो है वह अश्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है, तो व्हेल जो है वह प्राश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है। व्हेल एक ऐसा जीव है जो अश्रव्य ध्वनि को भी सुनता है और प्राश्रव्य ध्वनि को भी सुनता है। इसके अलावा व्हेल के अलावा चमगादड़ जो है यह भी प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। चमगादड़ के साथ साथ कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब जीव कुछ ऐसे हैं जो प्राश्रव्य ध्वनियों यानी 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को भी ये जीव जो है ये सुन सकते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन का भी हम नाम ले सकते हैं। डॉल्फिन भी एक ऐसा जीव है जो प्राश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति वाले प्राश्रव्य ध्वनियों को यह सुन सकता है। डॉल्फिन भी जो है यह प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। इसके अलावा हम एक नाम और ले सकते हैं, पोर्पोइज। पोर्पोइज भी प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। अब अश्रव्य ध्वनि के बारे में मैं यहाँ एक रुचिकर चीज, एक मनोरंजक चीज, एक रोचक चीज आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे यहाँ, हमारे आसपास में बड़े बुजुर्गों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जब भूकंप आने वाली होती है यानी कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो कुछ जानवरों को इसकी सूचना पहले हो जाती है। तो यहाँ मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब भूकंप आने वाली होती है तो उसके तुरंत पहले ये जो अश्रव्य ध्वनि है यह उत्पन्न होती है। भूकंप आने के ठीक कुछ देर पहले अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न होती है और इन अश्रव्य ध्वनियों को मनुष्य के कान तो नहीं सुन पाते, लेकिन ये जो कुछ जीव हैं ये अश्रव्य ध्वनि को सुन लेते हैं और तब इन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो जाती है और इनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये कुछ अलग व्यवहार करने लगते हैं जिनसे हम यह कहते हैं कि इन्हें भूकंप के बारे में या किसी अनहोनी के बारे में पहले पता चल जाती है। अब प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में हमने जाना कि कुछ जीव ऐसे हैं, व्हेल, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, डॉल्फिन, ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो प्राश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। हमने देखा कि प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसकी आवृत्ति जब इतनी अधिक है तो इसके कारण इसमें ऊर्जा भी बहुत ज्यादा होती है। प्राश्रव्य ध्वनि में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है और इस बहुत अधिक ऊर्जा के कारण, और एक चीज और है, एक तो बहुत अधिक आवृत्ति के कारण इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और दूसरी बात यह है कि प्राश्रव्य ध्वनि जो है वह सीधी रेखा में, बहुत हद तक वह सीधी रेखा में गमन करती है। किसी बाधा के मिलने पर उसके किनारे से जो उसका मुड़ना होता है वह बहुत कम होता है और इस कारण से इन दो गुणों के कारण, एक तो अत्यधिक ऊर्जा के कारण और दूसरा अधिकतर सीधी रेखा में गमन होने के कारण इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है और खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। क्या उपयोगिता है, हम कुछ बातों के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे हमने ईसीजी के बारे में सुना है, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसका पूरा नाम है। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर मनुष्य के हृदय का प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है और हृदय में यदि किसी तरह की कोई समस्या है तो उसके बारे में पता किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी के द्वारा, और इसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो पहली उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में है। दूसरी उपयोगिता है, हमने अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में हमने सुना है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में या अल्ट्रासाउंड के बारे में हमने सुना है। इसमें क्या किया जाता है,
यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है और प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर मनुष्य के शरीर के जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग यानी जैसे हम यकृत के बारे में बात कर सकते हैं, हम गुर्दे के बारे में बात कर सकते हैं, हम पित्ताशय के बारे में बात कर सकते हैं। तो कुछ आंतरिक अंग जो है मनुष्य के शरीर में, उसके अंदर यदि कोई समस्या है, उसके अंदर समस्या क्या हो सकती है, किसी तरह की कोई पथरी हो सकती है या किसी तरह का कोई ट्यूमर हो सकता है, तो इसके बारे में पता लगाया जाता है प्रतिबिंब को प्राप्त कर, आंतरिक अंगों के प्रतिबिंब को प्राप्त कर उसके अंदर यदि कोई ट्यूमर है, कोई पथरी है, तो उसके बारे में पता किया जाता है। तो इस तरह से प्राश्रव्य ध्वनि की उपयोगिता अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड में भी है। तीसरी उपयोगिता यह है कि यदि आंतरिक अंगों में जिस तरह से ट्यूमर या पथरी का पता किया जाता है, यदि गुर्दे में पथरी है तो वहां प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर उस पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और जब वो पथरी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं तो फिर वह मूत्र के रास्ते बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में प्राश्रव्य ध्वनि के बहुत सारी उपयोगिता है। हमने ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर हमने जो अभी बात की प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में कि पथरी को, गुर्दे में मौजूद पथरी को तोड़ने के लिए काम आता है। इसके अलावा यदि हम लोग एक और उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो आंखों में जो कैटरेक्ट की समस्या आती है तो उसके ऑपरेशन में, कैटरेक्ट को हटाने के ऑपरेशन में भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो यह तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग हुआ। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि चमगादड़ भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करते हैं। किस तरह से करते हैं? चमगादड़ उड़ने के क्रम में प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करती है। चमगादड़ जब उड़ता है तो यह उड़ने के क्रम में प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है। यह प्राश्रव्य ध्वनि, हमने पहले बताया था कि प्राश्रव्य ध्वनि की सारी विशेषताएं लगभग वही है जो श्रव्य ध्वनि की होती है। जो श्रव्य ध्वनि की विशेषता है लगभग सारी विशेषता प्राश्रव्य ध्वनि की वही है। सिर्फ दो विशेषताओं को छोड़कर, एक विशेषता यह कि प्राश्रव्य ध्वनि में काफी अधिक ऊर्जा होती है और दूसरी विशेषता यह कि प्राश्रव्य ध्वनि जो है अधिकतर सीधी रास्ते में गमन करती है। तो जब चमगादड़ उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न करता है, यह प्राश्रव्य ध्वनि आगे यदि किसी बाधा से टकराता है तो टकराने के बाद उसकी प्रतिध्वनि जो है वापस लौटती है। और चमगादड़ चूंकि यह प्राश्रव्य ध्वनि को उत्पन्न भी कर सकता है और प्राश्रव्य ध्वनि को सुन भी सकता है, तो जब उसके द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि किसी बाधा से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौटती है तो चमगादड़ उस प्रतिध्वनि को सुनता है और उसके आधार पर अपने उड़ने की दिशा में वह परिवर्तन कर सकता है और किसी भी बाधा से वह टकराता नहीं है। तो चमगादड़ जो है वह भी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग करता है। इसके अलावा हमने सोनार के बारे में सुना है। सोनार एक ऐसी युक्ति है, पहले मैं बता देता हूं सोनार का फुल फॉर्म क्या है, सोनार का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग कर समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है और इसके आधार पर समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो इससे एक फायदा क्या है कि यदि समुद्र में पानी के नीचे किसी तरह की कोई बाधा है या बर्फ का कोई टुकड़ा है या डूबी हुई पनडुब्बी है या कुछ और है, तो उसकी जो दूरी है वो कितनी दूरी पर स्थित है इसका भी पता इसमें चल जाता है। तो इस तरह से प्राश्रव्य ध्वनि जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हमने अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि के बारे में चर्चा की। अब पुनः हम अगली वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।